Respected Chief Minister of Kerala, Shri Pinaravi Vijayan ji, Local Self-Government Department Minister, Shri M.V. Rajesh ji, South Africa Minister, Shri Martin Meyer ji, Sri Lanka Minister, Shri Anura Karunathi Tilake, Industry Minister of Kerala, Shri P. Rajiv ji, Finance Minister, Shri K.N. Balagopal ji, Forest Minister, Shri A.K. Sridharan ji, Leader Opposition, Shri V.D. Sathisan ji, Chief Secretary of the State, Dr. A. Jathilikam, all the MLAs from the state, Mayor of Kochi City, Advocate M. Anil Kumar, all the dignitaries sitting on the dais and in the audience, ladies and gentlemen, good morning, vanakkam, namaskaram. मित्रों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। आई कांग्रेचुलेट हिम कि किस प्रकार से उन्होंने आज ये जो अर्बन कॉन्क्लेव इसका आयोजन किया है और ये अर्बन कॉन्क्लेव जो आयोजित किया है इन द लाइट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन, उस नाते से यहाँ उसके ऊपर आप लोग 2 दिन विचार करेंगे। ये एक बहुत ही सराहनीय काम सारे देश भर के अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए इट वुड बी ए माइलस्टोन इन दैट जर्नी। आज देश भर के लोग यहाँ आए हैं, राइट फ्रॉम हिमाचल टू केरला, विदेश से भी लोग आए हैं, साउथ अफ्रीकन मिनिस्टर एंड श्रीलंकन मिनिस्टर। तो एक प्रकार के it's not only Kerala urban enclave, but I should say it's the global urban enclave. So, शहर का विकास क्यों करना चाहिए? हमको मालूम है कि अपना देश हर प्रदेश में अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी स्पीड से गति से बढ़ता जा रहा है। रूरल साइड से, अर्बन साइड से जो लोग हैं वो सब शहरों की तरफ आते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, शहरों के आसपास बढ़ रहा है, शहरों की सुविधाएं वो ज़्यादा होती हैं। दैट्स वाई अर्बनाइजेशन इज़ ऑन इट्स फुल स्विंग। 60s and 70s में देयर वाज ओनली 20% अर्बनाइज्ड एरिया ऑफ द कंट्री, लेकिन आज in 2025 I can say it is more than 35% of urbanized area. And in coming years, 2047, when will be completed 100 years of our freedom, उस समय तक will cross 50% of urbanization of this country. तो जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन ये बढ़ रहा है, उसी नाते से हमको शहरों के विकास की ओर ये भी ज़रूर सोचना पड़ेगा। और शहरों के विकास में ये ठीक बात है कि हमारा जो संवैधानिक है, यानी संवैधानिक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, वो लोकल बॉडीज़ को शहरों के विकास के लिए मुख्य रूप से कहा गया है। लेकिन चूँकि एक फेडरल कंट्री होने के नाते, फेडरल स्टेट होने के नाते से हमारा भी दायित्व बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फुल एक्सटेंट टू डेवलप द बेस्ट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो उस प्रकार से यहाँ की शहरों की जो अलग अलग पहचान है, उन पहचान के हिसाब से वहाँ का विकास कैसा हो। हमारे शहर संस्कृति की दृष्टि से, कल्चरल साइड दे आर वेरी रिच। कहीं कहीं टूरिज्म के नाते से वी आर हैविंग अ वेरी गुड cities like Jaipur, like Shimla, like Srinagar, in southern states also. Even in this Kochi city also, it is a developed city in Kerala. So many cities are religious cities.
जहाँ धार्मिक तौर पर लोगों का, सारे देश भर के लोगों का वहाँ आना होता है, बड़े सिटीज़ होते हैं। इसी प्रकार some are economic hubs like Mumbai, like Bangalore, IT hubs, टेक्नोलॉजी हब्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो इस प्रकार अलग अलग सिटीज़ का जो प्रकार रहता है, उसी में हर प्रकार की सिटी को हमको आगे बढ़ाना, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है। मुझे खुशी है इस बात की कि जो आपने कमीशन बनाया है, देयर आर सो मेनी लर्नेड पर्सन, देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंस पर्सन हु आर द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। उन्होंने हर पहलू को उसके अंदर छुआ है। Every aspect of the development of sustainable development of the cities that have been covered. 10 पिलर्स जो उसके अंदर मुझे बताए गए हैं, जिसके अंदर प्लानिंग भी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बनाइजेशन है, सस्टेनेबल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, कल्चर, हेरिटेज, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, कलेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार गवर्नेंस के भी मॉडल ये सब अलग अलग बताए गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका विचार जो 2 दिन आप लोग यहाँ बैठ करके करेंगे, इन दीज 2 days यू विल डिस्कस ऑल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इशू। और उसी में एक रोड मैप हमारे लिए बनेगा कि हाउ वी कैन हैव गुड सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार से केरल की स्पीड भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है अर्बनाइजेशन की ओर से। मैं कहूँगा कि केरल इज़ द स्टेट जहाँ एक धीरे धीरे डेवलपमेंट जो हो रही है, वो एक लॉन्गेस्ट लीनियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है। मैं कई बार केरल में जब आता हूँ, देखता हूँ, तो देयर इज़ अ रोड फ्रॉम कारसागोड टू न्याटिकारा। इट इज़ 700 किलोमीटर लॉन्ग रोड। और इसके जो कंटिग्यूअस इनहेबिटेंट्स हैबिटेशन है, इट इज़ कंटिग्यूअस हैबिटेशन। और सारा इस शहर की तरह इट इज़ लाइक अर्बन एरिया। तो टोटल की टोटल इतना लंबा एरिया है। तो अभी नेक्स्ट इन सम ईयर्स आई केम टू लर्न कि केरला में 95% अर्बनाइजेशन हो जाएगा। इट विल बी द बिगेस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट इन कमिंग ईयर्स। तो इसलिए केरला को शहरों की उन सब प्रकार की चीज़ों को देखना पड़ेगा। और उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को एक एक करके हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसा हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट टू सर्व द ऑल दीज सर्विसेज एंड ऑल दीज फैसिलिटीज़। तो उसके अंदर बहुत से आयाम हमने ये सब खड़े किए हैं। और उनके अंदर जैसे मान लो विचार करते हैं कि मोबिलिटी, ई मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी जिसको कहेंगे, दैट इज़ मेट्रो इज़ वन ऑफ द इशूज़। देश भर में मेट्रो खूब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इन 2002 वी स्टार्टेड द मेट्रो इन न्यू दिल्ली, 1 मेट्रो लाइन। और आज इन 2025 हमने 24 सिटीज़ में रनिंग मेट्रोज हो गई हैं। इन 5 अदर सिटीज़ इट इज़ इन द पाइपलाइन। आफ्टर सम ईयर्स 29 सिटीज़ वुड बी देयर जहाँ मेट्रो वुड बी इन रनिंग पोजिशन। और टोटल जो लेंथ है आज, वी आर हैविंग 1065 kilometers of running metros, and which is having the length, we are number 3 in the world. Number 1 is China, number 2 is USA, and we are the 3rd one having this 1065 kilometers. And in coming 2-3 years, we will surpass USA also, because USA has the length of 1400 kilometers and we are having 965 kilometers in pipeline which is being constructed nowadays. So in near future we will be the 2nd country of the world. Metro, in addition to metro, e-buses. E-buses we are providing to all the states. At this time we are having 10,000 buses order from different states, e-buses only. So this is again a method of urban mobility, facilitating e-vehicles. इस प्रकार से मुझे खुशी है इस बात की कि केरला में भी अभी कोच्चि में मेट्रो इज रनिंग वेरी वेल।
वाटर मेट्रो एंड अदर मेट्रो ऑल्सो। कोची के अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं, कोची मेट्रो फेज 1, कोची मेट्रो फेज 1A, फेज 2 एंड 1B ऑल्सो। सो इन सब प्रोजेक्ट्स में केरला गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर वर्किंग टुगेदर। हम लोगों ने ज्वाइंट जेबी के माध्यम से इस प्रकार का किया है काम। जस्ट नाउ चीफ मिनिस्टर साहब मुझे कह रहे थे कि RRTS रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस के प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ आने चाहिए। मैंने कहा यू गिव मी द राइट इन राइटिंग, आई विल नेसेसरली उसका जो रिपोर्ट है DPR आई विल गेट इट थ्रू और हम उसमें सहयोग करेंगे। RRTS का प्रोजेक्ट जैसा भी आप हमको देंगे विल गो थ्रू इट। ऐसे ही दूसरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। और स्मार्ट सिटी मिशन में केरला के अंदर देर आर 2 स्मार्ट सिटीज, कोची एंड त्रिवेंद्रम। In the country, these are 101. Out of these 2 cities, we have worked in Kochi and Trivandrum with the equal participation of the central government and the state government. So central government initiates the issues, contribution from both the governments, when it is feasible, then it is made. So इसका जो लाभ है शहरों के अंदर बहुत मिलता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन ये भले ही इस प्रोजेक्ट को अभी समाप्ति की ओर है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स, न्यू सिटीज, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप फंड्स, अर्बन चैलेंज फंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख करोड़। इस प्रकार का अर्बन चैलेंज फंड हमने स्टेट्स के लिए रखा है ताकि ओल्ड सिटीज वो इकोनॉमिक हब बन सकें। इस प्रकार का डेवलपमेंट उसके लिए हम कर रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा काम SBM स्वच्छ भारत मिशन। अब ये स्वच्छ भारत मिशन किसी भी शहर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, सुंदर रखना, इट इज डिमांड ऑफ द टाइम। हमारा शहर बने लेकिन सुंदर दिखे, स्वच्छ रहे। अदरवाइज एनवायरमेंटल दृष्टि से भी अगर शहर स्वच्छ नहीं हुआ तो लिवेबिलिटी वो उसकी शहर की अच्छी नहीं बनेगी। दैट्स वाई स्वच्छ भारत मिशन में भी कई प्रकार के काम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके अंदर वेस्ट टू कंपोस्ट, MRF, RDF, CBG plants, mechanical road sweeper, C&D waste, legacy waste, so many vertical and issues are there जिस पर हम काम कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत स्टेट्स ने अच्छा काम किया है। स्वच्छता में एक स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, सर्वे ऑफ द डिफरेंट सिटीज। ऑन द डे वी आर हैविंग 5020 स्मॉल एंड बिग सिटीज, 5000 cities. Out of these 5,000 cities, 5 different categories of the cities, annual competition उसमें होता है। एंड एनुअल कंपटीशन में बहुत से सिटीज़ काफ़ी अच्छे यानी एक प्रकार से लेवल तक पहुँचे हैं। इंदौर इज़ द फर्स्ट स्टेट जिनका नंबर ऑफ क्लीन सिटीज, नंबर ऑफ गुड सिटीज़, उसको हम कह सकते हैं कि दे आर ब्यूटीफुल, दे आर क्लीन। several method have been adopted by those cities. इस बार हमने एक नया प्रयोग उसके अंदर किया है। जो भी सिटीज लगातार कंटिन्यूसली दे आर कम्पीटिंग एंड विनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, हमने उनका एक नया ग्रुप बनाया है, सुपर स्वच्छ लीग, सो दैट एवरी ईयर व्हेन दे आर कमिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नेक्स्ट वन दे आर हेजिटेटिंग टू कम्पीट कि इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है तो वाई टू कम्पीट। तो जो कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, वी हैव फॉर्मुलेटेड सेपरेट ग्रुप फॉर देम एंड न्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड दे विल कम एंड कम्पीट। तो इस नाते से इस प्रयोग के माध्यम से उनको एक जोड़ी शहर की यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 cities, one is from super स्वच्छ लीग and the other is having lowest rank in स्वच्छता, they'll be combined and they'll have a combined score after the year and only then compete in the competition. So 300 and more cities, this time they'll come in competition. So then more and more cities come into arena. हमको सारे देश को साफ करना है। किसी एक शहर को, 10-20 शहर को, 100 शहर को साफ करने से देश साफ नहीं होगा। तो कंट्री को भी एक क्लीन कंट्री इस नाते से, सो दैट दुनिया के लोग यहाँ आए, दे कैन से कि नाउ इंडिया इज हैविंग मोस्ट ऑफ द सिटीज लाइक दुबई, लाइक सिंगापुर, लाइक लंडन, लाइक वाशिंगटन, लाइक दुबई, सो मेनी यानी स्टेट्स वी कैन नेम जो स्वच्छता के नाते से बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से शहरों में
पानी की सप्लाई ठीक हो, पानी का डिस्पोजल ठीक हो, उसके अंदर वाटर प्रोसेसिंग के, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स लगे। अमृत नाम की स्कीम भी हम लोगों को पता है कि इसकी सर्विसेज भी दी जा रही हैं। मैं हमारे केरला के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को कहूँगा कि ऑल दी स्कीम्स केरला मस्ट कम इन कंपटीशन पोजिशन सो दैट वी कैन हैव अ फर्स्ट पोजिशन इन द कंट्री। चाहे कोई भी स्कीम है, अभी उसके अंदर बहुत काम करना बाकी है। ड्रिंक फ्रॉम टैप, अमृत मित्र, जली अमृत, सो मेनी स्कीम्स आर देयर। इसी प्रकार से भारत सरकार केवल उसमें सहायता करती है, पैसा भेजती है, अदरवाइज काम करना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़ उन्हीं के जिम्मे होगा। तो लोकल बॉडीज़ को भी इसमें बहुत आगे आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक विषय निकाला है गरीब लोगों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY फर्स्ट फेज में 4 करोड़ मकान सारे देश भर में बनाए गए। इन सेकंड फेज 3 करोड़ यानी 30 मिलियन हाउसेस, उनकी प्लानिंग सब चल रही है। अभी सब स्टेट्स के साथ MOUs ये कंप्लीट किए जा रहे हैं, बट केरला इज स्टिल टू हैव MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केरला को भी ये एक MOU जल्दी करना चाहिए सो दैट ऐसे लोगों को उनको सहायता, सरकारी सहायता मकान बनाने के लिए दी जा सके। इस काम को भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और न केवल केरला बल्कि बाकी भी जो स्टेट्स हैं उनको भी मैं अपील करूंगा कि अभी शुरू हुई है स्कीम, इसके अंदर हमको एक फास्ट स्पीड अपनी बनानी चाहिए। इसी प्रकार गरीबी का उन्मूलन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको भी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, शहरों में हो चाहे गाँव में हो, उन सबको लाइवलीहुड कैसे मिले, इसके लिए स्पेशल स्कीम्स ये बनाई जा रही हैं। दीनदयाल जन आजीविका योजना, इसमें भी ऐसे गरीब लोगों को उनको सहायता की जा रही है। इसके कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं और उन पायलट प्रोजेक्ट्स में 25 सिटीज़ वर देयर, जिसके अंदर 2 सिटीज़ केरला की आई हैं, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि। दोनों में इस प्रोजेक्ट को, पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। अच्छा रिस्पॉन्स है, बाकी सभी भी उसके अंदर आने चाहिए। इसी प्रकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम, उनको अपने छोटे काम के लिए लोन दिए जाएंगे। अर्थात फर्स्ट ईयर में 15,000 रुपये, पहले वो 10,000 रुपये था, 15,000 हो गया है। एंड इन सेकेंड ईयर उसके लौटाने के बाद दिल कट 25,000 और तीसरे में शायद 50,000, तीसरे साल में 50,000 का ऐसा एक लोन उनको मिलता है। टाइमली रीपेमेंट होने के बाद उनको सस्ते ऋण पर और आगे की योजनाओं का भी लाभ मिलता है। मैंने योजनाएं सारी इसलिए बताई हैं मित्रों कि इन योजनाओं के माध्यम से ही शहरों का स्वरूप बदलेगा। वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, सब शहरों में यदि हम इन सब स्कीमों का लाभ उठाएंगे तो इसका इम्पैक्ट ये सोसाइटी पर ज़रूर पड़ता है। इसमें इनिशिएशन ये लोकल बॉडीज से भी होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से भी होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सहायता करती है तो उसके अंदर उनका कंप्लीशन, उनका यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाएगा, तभी जाके इसका लाभ हम आगे ले सकते हैं। मित्रों, इन सब बातों को पूरा करने के लिए जैसा एक विषय कमीशन की रिपोर्ट में भी आया है, दैट इज़ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू हैव ए डेवलप्ड सिटी। फाइनेंसिंग के पहले से जितने काम चल रहे हैं वो तो है ही हैं। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन वो फंड्स देती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन वो अपनी ओर से फंड देती है, लेकिन अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग ऑफ द सिटी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके भी पर्याप्त अवसर उनको होने चाहिए। जैसा प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसा यूज़र चार्जेस हैं, जैसा कुछ लाइसेंसिंग फीस मिलती है, स्टाम्प ड्यूटी का शेयर मिलता है, या कोई एसेट्स के अपने एक रेम्यूनरेशन अपना खड़ा कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग में। कहीं बिल्डिंग बना ली, इसको किराए पर दिया, या कहीं बहुत ज़्यादा लैंड एसेट्स हैं उनकी मोनेटाइजेशन कर ली। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स होंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रगति पर आगे बढ़ सकेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ बैठे हैं। फाइनेंसिंग का एक सस्टेनेबल मॉडल ये ज़रूर बनना चाहिए। हर समय हम स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते रहेंगे कि दे विल फंड अस
and then we will proceed further. किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये इस प्रकार का विषय ये अच्छा नहीं है। हर समय हमको आगे बढ़ने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ सोचना चाहिए। आज की स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि हमारा जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का भारत के अंदर अर्बन डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 1% ही लगाया जाता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, वेदर इट इज फ्रॉम यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और देयर ओन फाइनेंसिंग, सब मिलाकर के 1% खर्च होता है। लेकिन बहुत कंट्रीज ऐसे हैं, मैं शायद साउथ अफ्रीका का उदाहरण देना चाहूँगा, दे आर हैविंग 6% एक्सपेंडिचर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इन अदर स्टेट अदर कंट्रीज ऑल्सो फ्रॉम 6 to 8% ऑफ जीएसडीपी का जो उनका खर्च है दे स्पेंड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। सो वी विल हैव टू इंक्रीज दिस अमाउंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हम बढ़ाएंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बढ़े, नहीं तो लोकल सबको साथ साथ चलना पड़ेगा। दे विल हैव टू यानी प्रोसीड by helping each other, by having one hand in other hand, so that we इकट्ठे करके और साथ साथ बढ़ते हैं, तभी जा करके इसका हमको लाभ होने वाला है। शहरों के काम में डिजिटलाइजेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आईटी का ज़माना है, अगर हम अपनी चीज़ों को फास्ट करना चाहते हैं सर्विसेज को, तो वी मस्ट यूज़ दिस आईटी मेथोडोलॉजी। नई टेक्निक आती हैं, डिजिटलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। पिछले दिनों में 2 जानकारियाँ हमने शेयर की थी सबके साथ कि रायपुर इज द सिटी जहाँ प्रॉपर्टी आईडी का रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टी आईडी पहले उनके पास थी उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स लेते थे, उन्होंने डिजिटलाइजेशन का अच्छा मॉडल खड़ा किया एंड दे इंक्रीज दिस नंबर बाय 50%। यानी इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी आईडी का डिजिटलाइजेशन करने के बाद ये नंबर बढ़ा। ऐसे ही पंजाब का एक उदाहरण है, वहाँ भी डिजिटलाइजेशन लेन देन किया, ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से सर्विस को दिया, सब 44% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ पंजाब का। तो दिस इज द मेजर एस्पेक्ट विल हैव टू प्रोसीड फर्दर इसमें। तो ऐसे बहुत से काम हैं जिनकी ओर हमको आगे बढ़ना होगा। मैं तो आज इस कॉन्क्लेव में एक बात लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा। In different states, we are federal state, we are cooperative federal, हमारी अलग अलग सरकारें अलग अलग पार्टीज़ की आइडियोलॉजी के साथ बनी हो सकती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग अलग हो सकते हैं, चाहे हम पॉलिटिकली वी आर हैविंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी या वी थिंक्स डिफरेंटली, लेकिन एज फार एज नेशन इज कंसर्न, एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, वो हमको मिल करके सबको एक साथ एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है या ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है या स्टेट से स्कीम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की है, ये मिली जुली है, 2 की है, 3 की है। यानी लीडरशिप के नाते से हमको मिल करके और अपने समाज को भला करने के लिए डेवलपमेंट के नाते से सब मिल करके विचार करें, ना कि ये विचार करें कि किस सरकार का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वहाँ तो गवर्नमेंट अलग है, यहाँ अलग है। दिस इज़ नॉट द वे टू थिंक। इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर के काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, इनको धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार के आज इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नन्नी।